उत्तराखंड में आज हम बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली खबर में बात करेंगे जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे की, जहां 2022 को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में मंथन होगा। वहीं दूसरी खबर में बात करेंगे विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर हुई बैठक के बारे में, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से सत्र चलाने को लेकर चर्चा की गई। तीसरी और आखिरी खबर में बात करेंगे उत्तरकाशी में लगातार हो रही भूस्खलन की खबरों। तो 3 अहम खबरों में सबसे पहले बात होगी जेपी नड्डा के दौरे की। 2 दिवसीय दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आज हरिद्वार दौरे पर हैं। हरिद्वार के निजी होटल में 4 बैठकों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिस्सा लेंगे। वहीं बीजेपी संगठन के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ भी बैठक होगी और इस दौरान जहां बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर मंथन होगा, शाम को मंत्रियों और समितियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई जाएगी। बैठकों का दौर शुरू हो रहा है। जेपी नड्डा जहां हरिद्वार आज दौरे पर हैं, यहां हरिद्वार दौरे के दौरान तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। 4 बैठकों में आज वो एक निजी होटल में हिस्सा लेंगे, जहां पर बीजेपी संगठन के प्रदेश पदाधिकारी के साथ बैठक होगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मयूर सैनी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मयूर, जिस तरीके से जेपी नड्डा का ये दौरा है, कितना अहम है 2022 के चुनाव को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से अगर देखा जाए तो क्योंकि 2022 में जो है आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं जो है अभी से जो है तैयारियों में जो है बीजेपी जुट गई है। और साफ तौर से 2 दिवसीय जो दौरा जो है राष्ट्रीय जो अध्यक्ष जेपी नड्डा वो हरिद्वार दौरे पर है और आज वो सबसे पहले 10:30 बजे के आसपास जो है जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। लेकिन बावजूद उसके बाद जगह जगह उनका कार्यकर्ता द्वारा उनका स्वागत होना था, लेकिन साफ तौर से क्योंकि भारी बारिश जो है हरिद्वार में भी हो रही है, तो उसके बावजूद जो है थोड़ा सा बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में परिवर्तन किया गया। लेकिन उसके बाद वो लगभग 12 बजे के आसपास वो एक निजी होटल में पहुंचेंगे। वहाँ सबसे पहले जो है जो कार्यकर्ता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। उनसे जो है जो 2022 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर एक जो है किस तरह की दिशा निर्देश होने चाहिए उसको लेकर बात करेंगे। और साफ तौर से उसके बाद जो शाम के समय जो विधायक और जो सांसदगण है उनसे कहीं ना कहीं उनकी एक बैठक होगी, क्योंकि 2022 का चुनाव कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चुनाव उसको माना जा रहा है बीजेपी द्वारा, क्योंकि आगामी 2 से 3 मुख्यमंत्री भी चेंज हुए हैं। तो ऐसे में कितनी जो है प्राथमिकताएं होंगी तो उसको लेकर बैठक होगी। और साफ तौर से फिर लास्ट शाम के समय संगठन के जितने भी जो पदाधिकारी हैं और जितने भी जो संगठन को लेकर किस तरह की चर्चा और किस तरह को जो मजबूत इसको किया जा सकता है उसको लेकर बैठक की जाएगी। लेकिन साफ तौर से अगर थोड़ा सा बताया जाए तो ऐसा बताया जा रहा है कि साधु संतों से भी वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि रात को हरिद्वार में रुकने का उनका रात्रि विश्राम बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो तमाम जो प्रमुख संस्थाएं हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो साधु संत हैं उनसे भी वो मुलाकात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, साधु संत का आशीर्वाद ले सकते हैं। 2022 के चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए, देखिए जन आशीर्वाद यात्रा भी लगातार निकाली जा रही है। बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से क्योंकि अभी जो केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री अजय भट्ट है वो भी यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचे थे और जन आशीर्वाद जो यात्रा है वो पूरे उत्तराखंड में निकाली जा रही है, क्योंकि साफ तौर से संदेश दिया जा रहा है कि जो बीजेपी कहीं ना कहीं जो है जो स्थानीय जो लोग हैं या जो आम आदमी है उनके लिए कहीं ना कहीं मजबूत से काम कर रही है। तो ऐसे में जो है वो यात्राओं के माध्यम से और जिस तरीके से घर घर में जाकर जो है और जो जिस तरीके से अभी कोरोना वायरस जैसे चल रहा था उसके बाद में कोविड जो वैक्सीन है लगातार जो इनके कैंप लगाए जा रहे हैं तो बीजेपी की सरकार के द्वारा ही लगाए जा रहे हैं। तो साफ तौर से कई योजनाओं को जो है वो घरों तक जो है पब्लिक के घरों तक ले जा रहे हैं। और साफ तौर से क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2022 में विधानसभा चुनाव और आगामी मात्र 6 महीने भी नहीं बचे, तो ऐसे में बीजेपी ने अभी कमर कस ली है। और साफ तौर से उनका यही कहना है कि 2022 का मिशन जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार दोबारा से वापसी उत्तराखंड में आए, तो उस तरीके से जो है अभी से भूमिका बनानी शुरू कर दी। जैसे आज जेपी नड्डा यहाँ पर 2 दिन के दौरे पर है, तो साफ तौर से ये जो बैठकों का दौर होगा ये कहीं ना कहीं अहम बैठकें होंगी और इसमें चिंतन मंथन होगा कि किस तरीके से हमको सरकार लानी है, किस तरीके से हमारे संगठन को मजबूत करना है, किस तरह की समस्याएं होंगी। तो साफ तौर से
ये चीजें आज वहाँ पर मीटिंग में होंगी और साफ तौर से उसके बाद ही जो है रात्रि विश्राम, जैसे मैंने आपको बताया कि साधु संत, क्योंकि हरिद्वार में साधु संत प्रमुख रूप से रहते हैं, तो ऐसे में साधु संतों का आशीर्वाद लेने की वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, सैनिकों के साथ संवाद और सम्मान कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। लेकिन अगर बात करें आज की बैठकों की, जो 4 अहम बैठकें होनी है, ऐसे में अगर बात की जाए मंत्रियों के साथ साथ जो विधायकों और सांसदों के साथ बैठक होनी है, ऐसे में क्या उन विधायकों से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में किए गए कार्यों को लेकर जानकारी ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए साफ तौर से, क्योंकि जो 4 बैठकें रखी गई है, उनको 4 बैठकों, पहली बैठकों में जो है कार्यकर्ताओं से संवाद होगा। जो मेन जिला अध्यक्ष है उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह का कार्य आपका चल रहा है। लेकिन जो अहम बैठक है वो क्योंकि विधायक और सांसदों के बीच है, क्योंकि तमाम विधायकों की विधानसभा काफी बड़ी लंबी होती है, तो साफ तौर से विधायकों में। चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे मयूर। इस बीच ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर जुड़ गए हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन करता हूं जी। सुरेश जी, के इस माहौल में जी 2022 की चुनौती है आप लोगों के सामने, और साथ ही साथ आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिद्वार पहुंच रहे हैं, बैठक होनी है। क्या कुछ इस दौरान चर्चा हो सकती है? क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की? देखिए, नड्डा जी के माध्यम से संगठन ही सेवा ही संगठन है। एक बहुत बड़ा मिशन हमारा कोरोना काल में चला जी, और वो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता के रूप में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। जो हमारा उत्तराखंड का मिशन है वो 60 से अधिक सीटों को जीतने का है। हमारा जो लक्ष्य है, हम निर्धारित लक्ष्य से अधिक सीटें प्राप्त करेंगे। ऐसा वातावरण पूरे उत्तराखंड के जनमानस में बसा हुआ है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहूंगा, यहाँ पर संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। उसके बावजूद बारिश और ये आपदा के बाद भी कार्यकर्ताओं में जो उत्साह देखा जा रहा है, ये निश्चित रूप से इस बात का मापदंड है कि भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से उत्तराखंड के अंदर विजयी होने वाली है। जिस तरीके से तैयारी बीजेपी कर रही है, जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, आपको लगता है कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा? क्योंकि विपक्ष को तो कुछ और लगता है, विपक्ष को लगता है कि परिवर्तन आएगा। देखिए, जनता, ये जो लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं या काम के आधार पर, लोगों की सेवा के आधार पर, आपने कोरोना काल के अंदर देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक मानस कार्यकर्ता इस कोरोना काल में, चाहे वो ऑक्सीजन से संबंधित मामला हो या उसकी जो पीड़ा हो उसको हरने का काम, चाहे मोदी किचन से लेकर लोगों में आपदा के समय में राशन बांटने तक, हर जगह कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का खड़ा रहा है। कोई दल कहीं सामने नहीं आया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे उत्तराखंड हो, और चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी ने क्या कुछ काम किया है, कांग्रेस ने क्या कुछ काम किया है, वो जनता 2022 में बता देगी। बहुत शुक्रिया टीवी 100 से बातचीत करने के लिए। काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। इस बीच वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे विधानसभा सत्र से हुई बैठक के बारे में। उत्तराखंड में 23 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित होने वाला है। वहीं सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में विधानमंडल दल के नेताओं और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। सर्वदलीय नेताओं और कार्य मंत्रणा की बैठक के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश हित और जनहित के कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर सत्र के दौरान चर्चा होनी चाहिए। सदन को शांतिपूर्वक चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष और सत्ता पक्ष की सकारात्मक भूमिका की अपेक्षा जाहिर करते हुए नजर आए। दलीय नेताओं की बैठक के दौरान विपक्ष ने भी सदन को सुचारू रूप से सहयोग करने का आश्वासन दिया। प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा सदस्यों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा व्यवस्थाओं का पालन करते हुए सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। 23 अगस्त को विधानसभा सत्र में सबसे पहले दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू होगी। कोरोना नियमों के तहत सदन की कार्यवाही होगी।
तारीख को विधानसभा है, उसमें कि क्या क्या किया जाएगा। तो क्योंकि इंदिरा हृदय जी जो हमारी नेता प्रतिपक्ष थी, वरिष्ठ नेता थी, गोपाल रावत जी, वो दोनों वर्तमान में विधायक थे, तो उनकी निधन के निर्देश आएगा और उस दिन शोक के बाद मेरे ख्याल से उस दिन कार्रवाई नहीं चलेगी, क्योंकि अभी तक की परंपरा यही रहेगी कोई भी प्रेजेंट विधायक की अगर डेथ होती है तो उसमें उस दिन सदन की कार्रवाई नहीं चलती और 23 तारीख को ही दोबारा कार्य मंत्रणा की बैठक बुलाई जाएगी। नहीं, हम चाहेंगे कि सत्र अच्छे से चले, जनता के जुड़े हुए मुद्दे आएँ और विकास की बातें हों। विपक्ष भी जो है उसमें हमको सहयोग करे, जो हमारी अपेक्षा है, हम सत्र चलाना चाहते हैं। हमारी रणनीति बहुत ईमानदारी के साथ हाउस चलाने की है। हम विपक्ष से इस बारे में सहयोग भी मांग रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष ने आज बहुत गंभीरता के साथ कहा है कि हम भी सदन को चलाने में सहयोग करेंगे। अगर वो सहयोग करेंगे तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करेंगे। जहां तक मुद्दे उठाने की बात है, विपक्ष का काम है वो मुद्दे उठाए। इसी बीच चर्चा करने के लिए खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गरिमा दसोनी कांग्रेस प्रवक्ता और मधु भट्ट बीजेपी प्रवक्ता, दोनों मेहमानों का स्वागत है टीवी 100 पर। सबसे पहले गरिमा जी, आप ही से सवाल, सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले, शांतिपूर्वक चले, इसका सहयोग मांगा गया है संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत की तरफ से, किस तरह से कांग्रेस सहयोग करेगी? गरिमा जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता मधु भट्ट जी भी जुड़ी हुई हैं। चलिए, गरिमा जी भी जुड़ गई हैं। गरिमा जी, सवाल यही है कि संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा है कि विपक्ष सहयोग करे, कितना सहयोग विपक्ष करने वाला सत्र के दौरान? मैंने आपको बताया कि विपक्ष हमेशा सहयोग करते हैं जी, लेकिन अगर जनता के सरोकार नहीं उठाए विधानसभा के अंदर, क्योंकि जनता बहुत विश्वास के साथ जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजती है और इसलिए है कि वो क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को, जो लोकतंत्र का पावन मंदिर कहा जाता है विधानसभा, वहाँ उठाए। लेकिन हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल जो है वो इतने कम दिनों का सत्र रखता है, पूरे साल भर में कभी 16 दिन, कभी 20 दिन ऐसे सत्र चलता है, जबकि मिनिमम अवधि 60 दिन की होनी चाहिए सत्रों की। लेकिन बात निकलती नहीं। आज 70 विधानसभा का छोटा सा प्रदेश है हमारा, 70 विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं ना वहाँ टेबल की जाती है, ना वहाँ उनकी समस्याओं का निस्तारण हो पाता है और मुद्दे सत्तारूढ़ में इतने देर से, चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित हो, यौन उत्पीड़न से संबंधित हो, देवस्थानम बोर्ड हो, भू कानून हो और इसके अलावा टेक होम राशन हो, बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा हो, किसानों की दुर्दशा हो, ये सारे जो मुद्दे हैं उन पर वहाँ चर्चा परिचर्चा तो होनी चाहिए, क्योंकि जनता अपेक्षा यही करती है अपने जनप्रतिनिधियों से। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों चर्चा परिचर्चा करती है। इसकी बानगी, इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं कि 6 दिसंबर 2018 को विधानसभा के पटल पर इतना महत्वपूर्ण भू अध्यादेश लाया जाता है और वो कानून में तब्दील कर दिया जाता है, उसमें ओपन पोर्टल दी जाती है भूमि उत्तराखंड की बाहरी मुद्दों के लिए, फिर भी रख दिया जाता है उत्तराखंड को। कोई चर्चा विपक्ष के पास नहीं होती इस मुद्दे पर। सिर्फ प्रचंड बहुमत के आधार पर आपने उस बिल को पास करा दिया, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी संवेदनशील ये सरकार है। ऐसे में अगर हमारे नेता प्रतिपक्ष ने ये आश्वासन दिया है कि विपक्ष का पूरा सहयोग रहेगा, तो मुझे लगता है हाथी के पांव में सबका पांव होता है और नेता प्रतिपक्ष जी की बात का अक्षरशः पालन किया जाएगा। ठीक है, मधु भट्ट जी, विपक्ष पूरा सहयोग करेगा, नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है, गरिमा दसोनी भी कह रही हैं, लेकिन मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा भी तो जरूरी है। कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार से तमाम सवाल पूछे जाएंगे, जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है सदन में? मधु जी, चलिए, मधु जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। सुनीता जी, सहयोग विपक्ष पूरी तरीके से करेगा, ये गरिमा दसोनी जी भी कह रही हैं, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन
सदन के दौरान जब प्रश्न होंगे तो ऐसे में क्या जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है? पूजा जी, देखिए, हर एक जो भी सत्र में क्वेश्चनिंग होगी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और बहुत सारे, इस बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे हमारे मैटर्स ऐसे हैं जिन्हें कैबिनेट में लाया जाएगा, इसमें सत्र में लाया जाएगा और उन पे चर्चा होगी। बस हम लोग ये चाहते हैं कि विपक्ष जो है सहयोग करे और सत्र को सफलतापूर्वक चलाने में पूरी तरह से सहयोग मिलेगा विपक्ष का। जी जी, लेकिन मुद्दों पर तो चर्चा होगी ना, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भू कानून हो या फिर देवस्थानम बोर्ड जो सबसे ज्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है। जी देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी अपना स्टैंड जो है वो क्लियर किया है और प्रबल अगर समिति जो बना के हम लोगों को आज देखिए उसका रिपोर्ट भी मिल जाएगा। और हम लोगों ने समिति बनाई इसलिए है कि बीच का कोई रास्ता निकले और जो भी चीजें होंगी हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि विपक्ष जिस प्रकार से हमेशा सत्र में आने के बाद जो है सत्र में सहयोग नहीं करते हैं, उस प्रकार से व्यवस्था ना की जाए, पूरी तरीके से सहयोग किया जाए, जिससे कि अब सत्र में जितने भी काम बचे हैं उनको परिपूर्ण किया जा सके और जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाया जा सके। तो ये हमारी तरफ से कोशिश है और आप देखिएगा विधानसभा सत्र इस बार पूरा अच्छे से चलेगा और पूरे तरीके से जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जिस तरीके की भी अपेक्षा रहेगी उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल। गरिमा जी, सुनीता जी कह रही हैं कि पूरी तरीके से विपक्ष सहयोग करेगा तो सदन भी पूरी तरीके से चलेगा और तमाम सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे, चाहे देवस्थानम बोर्ड को लेकर हो, भू कानून को लेकर हो या फिर टेक होम राशन को लेकर हो, तमाम मुद्दों पर जवाब दिया जाएगा सरकार की तरफ से। पूजा जी, मुझे हैरत इस बात से है कि 10 लोगों का विपक्ष क्या इतना भारी हो रहा है सत्ता पक्ष पे कि इनके 56 विधायक जो हैं, सुनीता विद्यार्थी जी ने विधानसभा सत्र चलने की पूरी जिम्मेदारी का ठीकरा जो है विपक्ष पे छोड़ दिया है। 10 विधायक इतने भारी हो रहे हैं 56 विधायकों पर। आप लोग सुचारू रूप से चलाइए ना, आप है सत्तारूढ़ दल, ओनस आपके ऊपर है कि आप जो है विधानसभा में सारे क्षेत्रों की बातों को आने दें। मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि हम जनता वोट अपने जनप्रतिनिधि को इस करके देते हैं कि हमारे क्षेत्र की समस्याएं विधानसभा के पटल पर उठाई जाएं। जरा सुनीता विद्यार्थी जी को अगर संज्ञान है तो इनसे पूछिए कि ये आखिरी सत्र है चुनाव से पहले, जरा ये बताने का कष्ट करें कि पूरे साल भर में कितने दिन का सत्र इनकी सरकार ने चलाया है। मैंने आपको बताया कि मिनिमम 60 दिनों का सत्र का प्रावधान है, 60 डेज मिनिमम। और हमारे वहाँ आलम ये हो रहा है कि 16 या 20 दिन से ज्यादा सत्र पूरे साल भर में चल ही नहीं पा रहा है। आखिर सरकार घबरा क्यों रही है सत्र चलाने से? क्यों 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का सत्र रखा जा रहा है? आप गैरसैंण जाते हैं, वहां से भाग कर आ जाते हैं, आप यहाँ सत्र रखते हैं तो 1 या 2 दिन का मुश्किल रखते हैं। तो हैरानी की बात यह है कि सत्तारूढ़ दल के को ये डिसाइड करना होता है कि सत्र कितने दिन का होगा। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुनीता विद्यार्थी जी जवाब दे दीजिए कि आखिर सत्र चलाने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या 10 विधायक भारी पड़ रहे हैं कांग्रेस के, जैसा कि गरिमा जी कह रही हैं? पूजा जी, देखिए, हमारी तरफ से कभी भी कोई दिक्कत नहीं रही है और पहले के भी आप सदन में जब सत्र चले थे तब आप इनका रवैया जो है सबके सामने था, किस प्रकार से ये बीच में ही उठकर छोटे मोटे बहाने लेकर जो है, क्योंकि इनका मन ही नहीं होता है सत्र में बैठने का, और फिर बाद में ये कहते हैं, जुमले कहते हुए फिरते हैं कि भैया अपने आप ही इन्होंने जो है हमारी बिना किसी मशवरे के ही ये चीज पास कर दी। तो यहाँ पे ये अब जो चीजें हैं अब लोगों के सामने हैं और चलिए ठीक है, 23 तारीख से पता चल जाएगा कि सदन सुचारू रूप से चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है या नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम बातचीत करने के लिए। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से शांतिपूर्वक हो, इसके लिए विपक्ष से सहयोग मांगा गया है और विपक्ष पूरी तरह से सहयोग करने की बात कह रहा है। भूस्खलन से रास्ता बंद। जी हां, उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नगुड़ के पास
भूस्खलन हुआ है। तेज बारिश से चिन्यालीस और नगुड़ के पास पहाड़ी दरकी है, जिससे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। आवागमन को लेकर लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बीआरओ की टीम मशीनरी के जरिए मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, लेकिन मलबा इतनी तेजी के साथ आ रहा है, पहाड़ी वहां से दरकी है, जिसकी वजह से तेजी से भूस्खलन हो रहा है और लोगों को आवागमन करने में अब परेशानी हो रही है। दोनों ही तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं, मार्ग अवरुद्ध हो गया है और जब तक भूस्खलन होता रहेगा तब तक यहां से मलबा हटाने में बीआरओ को मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे में बीआरओ की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द भूस्खलन जैसे ही खत्म हो और मलबा आना रुके, अब तब जाकर यहां से मलबे को हटाने का काम शुरू किया जा सकता है। फिलहाल आवागमन करने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है, लोग फंस गए हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हेमकांत नौटियाल उत्तरकाशी से जुड़ गए हैं। हेमकांत, जैसा कि सुबह से ही जब पहाड़ी यहाँ दरकी भूस्खलन जारी है, क्या अभी भी भूस्खलन वहां पर जारी है या रुक गया है और बीआरओ रास्ता खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है नगुन के पास जो है पहाड़ी से जो है भारी भूस्खलन जो है हो रहा है और जिसके चलते वहाँ पर काफी जो वाहन है फंस गए हैं। तो बीआरओ लगातार जो है इंतजार कर रहा है कि यदि भूस्खलन रुकता है तो मार्ग को खोलने का जो कार्य है उसको किया जा सके। लेकिन तेज बारिश भी उत्तरकाशी में सुबह से हो रही है, जिसके चलते बीआरओ को जो है मार्ग खोलने में, जो राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है उसको खोलने में दिक्कतें आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों की दिक्कतें परेशानियां बढ़ गई है कि ये क्षेत्र जो है यहीं पर जो है लगातार भूस्खलन होता है। पिछले रोज भी यहाँ पर जो है लगातार कई दिनों तक भूस्खलन हुआ था, जिसके चलते जो है काफी दिक्कतें जो है लोगों को उठानी पड़ी थी। तो लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है कि भूस्खलन रुके, जिसके कारण जो है फिर से मार्ग को खोलने का जो कार्य है वो शुरू किया जा सके। जी, अभी बहुत शुक्रिया हेमकांत तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से भूस्खलन हो रहा है, ऐसे में लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ गई।